Hello everybody, this is Sasank Singh and again welcome to my YouTube channel IS Point Best Way of Learning। फ्रेंड्स, इस टाइम हम लोग अध्ययन कर रहे हैं NCERT क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट यानी विकास। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं राष्ट्रीय विकास के बारे में, नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्र के विकास के साथ साथ हमारे देश का कैसा विकास होता है और राष्ट्र के विकास में कैसी कैसी भूमिकाएं लोग निभाते हैं, कैसे कैसे लोग अपने अपने योगदान देते हैं। आइए आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंतिम तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय विकास, जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी। यह श्योरली है कि राष्ट्र के विकास में सिर्फ एक ही धारणा से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यानी एक ही सोच, एक ही विचार से हम राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते हैं। राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए भिन्न भिन्न धारणाएं होती हैं और भिन्न भिन्न योजनाएं होती हैं, भिन्न भिन्न सोच विचार होते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम विकास कर सकते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ज़रूरी नहीं है कि नेशन के डेवलपमेंट में सिर्फ एक ही विचार, एक ही धारणा की आवश्यकता हो। अगर भिन्न भिन्न धारणाएं हैं तो देश बहुत जल्द ही विकास कर सकता है। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। आपस में इस पर डिस्कशन जरूर कीजिएगा कि और कौन कौन से प्लान किए जाए, और कौन कौन से मिशन चलाए जाएं, कौन कौन सी योजनाएं लाई जाएं, कैसे उसका क्रियान्वयन किया जाए कि हमारी कंट्री और डेवलप हो जाए। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपर्युक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। जैसा कि मैंने इन प्रश्नों के बारे में आप लोगों से कहा था कि इनका उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो पूछिएगा, मैं उसको बताऊंगा। आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित ना हों। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन की ही बात आई, तो जैसे एक ही क्वेश्चन के आप लोगों ने अनेक आंसर, किसी ने कुछ सोचा होगा, कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो लिखा है वही अन्य ने भी वही आंसर सेम लिखा हो। तो जैसे एक ही प्रश्न के बारे में, उसके आंसर के बारे में विभिन्न विभिन्न आंसर हो सकते हैं, विभिन्न धारणाएं हो सकती हैं, तो ऐसे देश के विकास में भी भिन्न भिन्न लोगों की भिन्न भिन्न धारणाएं हो सकती हैं, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि परस्पर विरोधी वाली भी भावना हो सकती है कि नहीं हमारा ही सही है, आप बोलो हमारा ही सही है। तो ये श्योर नहीं कहा जा सकता कि एक के ही विचार पे, एक की ही धारणा पे हम कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? अब बात ये आती है कि जो भी सबके विचार हैं, जो भी सबकी धारणाएं हैं, क्या उनको इक्वल महत्व दिया जाता है, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, नहीं दिया जा सकता है? या यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए? यहाँ पर भी बात आके रुक जाती है कि हम अगर एक दूसरा आदमी परस्पर विरोधी है और विरोध की ही भावना है, तो उस पर हम अपना डिसीजन कैसे करें, निर्णय कैसे करें? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? ये सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है? क्या इस विचार से बहुत से लोगों का लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। तो वैसे भी हम लोगों ने देखा है कि गवर्नमेंट हो या पब्लिक सेक्टर का कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, जब वो कोई कंपनी या कोई योजना, कोई मिशन स्टार्ट करता है, तो उसके क्या होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को माइंड में रख करके ही उसकी स्टार्टिंग होती है कि मैं जो योजना शुरू करने जा रहा हूँ, मैं जो कार्य शुरू करने जा रहा हूँ या करवाने जा रहा हूँ,
इससे लोगों को कितना बेनिफिट होगा, लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल होगा, और राष्ट्र के लिए कितना बेनिफिशियल होगा, और खुद के लिए कितना बेनिफिशियल होगा। तो ये माइंड में रख करके ही किसी भी कार्य की स्टार्टिंग होती है, और इससे लोगों के लिए हमारे बिजनेस में कितना बेनिफिट होगा, ये सब बातें माइंड में रखी जाती हैं। आइए एक स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं कि राष्ट्र के विकास में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अबिदजान शहर में हुआ। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने जी मितलाना, चमड़ी पर दरोरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें की। 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो इस स्टोरी में बेसिकली यह जानने की ज़रूरत है कि एक जहाज था और वह 500 टन तरल लिक्विड जहरीला जो अवशेष था बचा हुआ, उसको शहर के खुले कूड़े के ढेर में डाल दिया, और वह शहर अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में था। तो जब वह अवशेष खुले कूड़े के ढेर में डाल दिया तो उससे काफ़ी लोगों को उल्टी होने लगी, दस्त लग गया और उनकी स्किन पे दाने निकलने लगे, जी मितलाना शुरू हो गया। यानी कि उस अवशेष से, जो जहरीले अवशेष से, उससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई लोग बीमार भी हुए, हॉस्पिटलाइज हुए, और कई लोगों का इलाज भी करके ठीक भी किया गया। तो ऐसे में क्या हुआ, एक कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हमारे जो जहरीले अवशेष हैं उसको आप कहीं ना कहीं फेंक दीजिए, जहां मन के वहां ले जाइए, आप हमारी फैक्ट्री हमारी कंपनी से खाली कर दीजिए। तो इसमें उस कंपनी का तो लाभ हुआ जिसने ये कहा कि हमारे इस अवशेष को आप कहीं बाहर ले जाके फेंक दीजिए, तो उसका अवशेष खाली हो गया। दूसरी कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ, दूसरी कंपनी को बेनिफिट ये हुआ कि वह उस अवशेष को खाली किया तो उसके बदले कुछ ना कुछ उसको धन की प्राप्ति हुई, कुछ पैसा मिला। तो इन दोनों को तो बेनिफिट हो गया, लेकिन अब पब्लिक को कितना नुकसान हुआ, बेनिफिट तो हुआ नहीं। लोग बीमार हुए, इलाज हुए, कितनों की मृत्यु भी हो गई, कितने लोग उससे ग्रसित थे। तो यह हमारे देश के विकास में कैसे सहयोगी हो सकता है। ऐसे कार्य देश के डेवलपमेंट में कभी भी हेल्पफुल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे कार्यों को करना है जो परस्पर विरोधी भी ना हो, सबके विचारों को महत्ता भी दी जानी चाहिए, इक्वलिटी बनी रहे और देश का डेवलपमेंट होता रहे। ऐसा नहीं करना है कि 2 का फायदा हो और तीसरे का नुकसान हो। ऐसे में देश कभी विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि देश के विकास में ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ धन आए या पैसों का अर्जन हो तभी कंट्री डेवलपमेंट हो सकती है। देश के विकास में स्वास्थ्य सुरक्षा भी अपनी भूमिका निभाती है। अब लोग बीमार हो जाएंगे तो देश का विकास कैसे होगा, मृत्यु दर बढ़ती चली जाएगी। तो यह इस उदाहरण से यही सीखने को मिलता है कि यदि ऐसे कार्य होते हैं तो इसमें कंट्री डेवलप नहीं करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। इससे और बात है, यदि विकास की धारणाएं भिन्न हैं तो विकास के तरीके भी भिन्न होंगे। कोई एक कार्य किसी दूसरे तरीके से करता है, कोई दूसरा उसी कार्य को किसी दूसरे तरीके से करता है। जैसे अब हम आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं इसी टॉपिक को किसी दूसरे तरीके से पढ़ाता हूं, कोई तीसरा इसी टॉपिक को दूसरे तरीके से पढ़ाएगा। आप उसी टॉपिक को किसी अन्य तरीके से पढ़ते हो और कोई दूसरा उसी टॉपिक को किसी दूसरे तरीके से पढ़ता है। तो यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके से एक ही टॉपिक को, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा जाए।
पढ़ने के तरीके भी भिन्न हो सकते हैं, पढ़ाने की शैली भी भिन्न हो सकती है। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। आप लोगों से बातचीत करके या अखबारों और टेलीविज़न के माध्यम से जान सकते हैं कि देश के विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है। अब अगला टॉपिक है, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। देशों, एक ही कंट्री तो है नहीं, एक कंट्री की दूसरे कंट्री से कैसे तुलना की जाए, एक राज्य की कैसे दूसरे राज्य से तुलना की जाए। अब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ें, क्योंकि देखिए हर एक कंट्री का और हर एक स्टेट का अपने, जैसे कंट्री लेवल पे अगर हम बात करें तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से ये सोचती है कि जो वहाँ प्लानिंग है, जो वहाँ मिशन है, जो वहाँ की योजनाएं हैं, उससे थोड़ा हम भिन्न रहें, जिससे कि हमारे कंट्री का विकास और तेज़ी से हो जाए और सुगम रास्ते से हो जाए। वही हर स्टेट भी सोचते हैं कि हमारा स्टेट उत्तम बने, हमारा स्टेट हर राज्य से अधिक रोजगार देने वाला बने, हर राज्य से अधिक विकसित बने। तो सबकी धारणाएं अलग अलग हैं, सबके विचार अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग अलग है और सबके मिशन भी अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही धारणा, एक ही विचार को लेकर के हम चल सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आएं, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा कि कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है, और जबकि विकास का अर्थ अलग अलग है। तो ऐसा क्यों है, इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। सही बात है कि जब हम डिफरेंट वस्तुओं की एक दूसरे से तुलना करेंगे तो किसी में समानता भी आएगी कि हाँ ये वस्तु इसके बराबर है, चाहे वो शेप में हो, चाहे साइज में हो, चाहे प्राइस में हो। और कहीं कहीं क्या होगा, डिफरेंट भी आएगा, उससे काफ़ी अंतर होगा, उसका प्राइस उससे हाई हो सकता है, लो भी हो सकता है, शेप एंड साइज भी डिफरेंट हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं, हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर है। किसी की ऊंचाई किसी से कम है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा है, किसी का स्वास्थ्य उससे कम अच्छा है, कोई पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है, कोई पढ़ने में कम अच्छा है। तो यानी कि जो कंपैरिजन के टाइप्स होते हैं, जो तरीके होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। किसी एक ही तरीकों को लेकर के हम किसी का कंपैरिजन नहीं करते हैं। सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो सकता है ऐसा। जो सबसे स्वस्थ हो वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा ना हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है कि मित्रता व्यवहार ना रखता हो। ऐसा देखा गया है कि सर्वगुण संपन्न लोग नहीं होते हैं, कोई ना कोई कमी किसी न किसी के अंदर रहती है। अब मान लीजिए कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो उसकी जो व्यवहारिकता शैली है उसमें वो वीक हो, कोई व्यवहारिकता शैली में मजबूत है तो पढ़ाई लिखाई में वीक है। तो है, डिफरेंट है। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग मापदंड होंगे। अब पता चला कि हमको संगीत का टीम सेलेक्ट करना है, अब जिसको संगीत नहीं आता उसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो वहाँ जिसको जो आता होगा उसी के अनुसार उसका चयन किया जाता है। यानी सिलेक्शन पॉइंट जो होते हैं वो डिफरेंट होते ही हैं और होनी ही चाहिए। सबको इक्वालिटी दे करके हम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। जो जिस एरिया में, जो जिस क्षेत्र में निपुण होगा उसी को तो उस क्षेत्र में रखा जा सकता है। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे, उसका मानक स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, हम कैसे उससे चुनें।
सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक। आप बताइए अब इनमें से आप किसको चुनेंगे जिससे कि उन सिलेक्शन पॉइंट अलग हो सके। यही सब बातें जो होती हैं, अब मान लीजिए हम अंक रख लें कि जो सबसे पढ़ने में अच्छा होगा उसी को हम चुनेंगे, तो ज़रूरी नहीं जो पढ़ने में अच्छा हो उसका मित्रतापूर्ण व्यवहार भी अच्छा हो या उसका संगीत में भी क्षेत्र हो। तो बेसिकली क्या है, यहाँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सिलेक्शन पॉइंट होगा हर एरिया के हिसाब से अलग अलग होगा। सभी एरिया के लिए कोई एक ही सिलेक्शन पॉइंट हम मान के नहीं चल सकते हैं। यही बात विकास पर भी लागू, ऐसे ही यही बातें जो बातें कक्षा में विद्यार्थियों के सिलेक्शन के लिए लागू होती हैं, यही बातें विकास में भी। जैसे कोई किसी एरिया का, मान लीजिए कि कोई कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री है या कोई प्रोडक्शन फैक्ट्री है, तो जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फैक्ट्री के लिए होंगे वो स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री के लिए नहीं होंगे। तो अगर हम वही स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री और प्रोडक्शन फैक्ट्री दोनों के लिए लगाएंगे तो हमारी कंट्री डेवलप कैसे होगी, नहीं हो पाएगी। तो हमको सबके स्टैंडर्ड अलग अलग रखने पड़ेंगे। जो सबकी सोच है उसको भी महत्ता देना पड़ेगा। हो सकता है कि उसकी सोच से ऐसा कुछ काम करने वाला हो जिससे कि देश की विकास में सहयोगी हो। तो हमको सबकी सोच को महत्ता देते हुए, सबके प्लान को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे, तभी हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। अब अगर हम कंट्री लेवल पे कंपैरिजन करें तो वहाँ क्या होता है, इनकम ही मायने रखती है कि देश की कितनी आय है, कितनी इनकम है। उन्हें कम, जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जा सकता है। अब जैसे आय पे ही आ गया कि जिस देश की आय बहुत अधिक है उनको हम और डेवलप समझेंगे, जिन देशों की आय कम है उनको हम कम विकसित समझेंगे, यानी विकासशील की श्रेणी में कहेंगे। तो कहीं गरीबी अधिक है, कहीं गरीबी कम है, तो जहाँ जैसा होता है उसके आधार पर सिलेक्शन पॉइंट बना लिया जाता है। अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब ज़्यादा आय होगा तो जाहिर सी बात है लोगों के पास आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उसको खरीदने के लिए पैसे हैं और उससे अधिक भी पैसे हैं। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक देश की आय से आपका क्या आशय है। तो हम यहाँ ये कहेंगे किसी भी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय से संबद्ध रहती है। सभी देश के निवासियों की आय से ही किसी देश की आय का निर्धारण होता है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतनी उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है, क्योंकि सभी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग है। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो भी हमको डिफ़िकल्टीज आएंगी, डिसाइड कैसे कर पाएंगे। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। यानी कि हम कैसे निकालेंगे? हम औसत आय की तुलना करते हैं एक देश की दूसरे देश से। औसत आय का मतलब कि जो देश की कुल आय हो उसको हम टोटल पॉपुलेशन से, कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं। फिर जितना होता है उसी से के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं
कि हाँ ये देश हमारे देश से ज़्यादा विकसित है, ये देश उससे कम विकसित है, और इसी औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम आपको बताएंगे औसत आय के बारे में और विस्तृत रूप से। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने पढ़ने वाले दोस्तों को ये भी बताइए कि यूपीएससी की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आईएएस पॉइंट से बेहतर अभी कोई नहीं है। सो फ्रेंड्स, जहां निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। थैंक यू सो मच।